जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारे विशेषज्ञ वही हैं। आपको पता होगा कि हमने एक तीसरी आंख, थर्ड आई के नाम से एपिसोड शुरू किया है और जाने माने कारपोरेट गुरु प्रोफेसर प्रमोद माधव आटले जी आज पुनः आप लोगों के विशेष अनुरोध पर हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं और आपको पूरा परिचय जानना है प्रोफेसर साहब के बारे में, तो आपको पहला एपिसोड जरूर देखना चाहिए। और आज का विषय भी हमारा उसी ज्योतिष विज्ञान से ही संबंधित है। आपको पता होगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले एपिसोड में हमने मंथन किया था ज्योतिष विज्ञान है या मिथक, जिस पर प्रोफेसर साहब ने बहुत विस्तृत प्रकाश डाला था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए विषय के साथ प्रोफेसर साहब से वार्ता करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार चंद्र कुमार जी, आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। आज सर हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। कुछ हमारे चैनल पे लोगों ने पूछा है कि ज्योतिष कई प्रकार के होते हैं, तो हम इसी पे आज चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तव में फलित ज्योतिष क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या है, या ज्योतिष के कितने प्रकार होते हैं। इसी पे मैं आज आपका विचार जानना चाहता हूँ। चंद्र कुमार जी, जैसा हमने पहले चर्चा में विस्तृत जानकारी दी थी कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ना ही ये मिथक है ना ये कल्पना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तेमकम वेदसम विना। इसका मतलब ये है कि ग्रहों की जो चाल है उससे ये बताया जा सकता है कि क्या घटनाएं या क्या क्रम जीवन में हो सकता है, पर वास्तव में क्या घटेगा ये ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं बता सकता। और ज्योतिष का अगर आप शब्द विच्छेद करके पूरा उसका अर्थ जानने की कोशिश करें, ज्योति और ईश मतलब ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति का मतलब है कि ईश्वर का प्रकाश। जैसे हम रात के अंधेरे में सैकड़ों किलोमीटर तक गाड़ी अपनी ड्राइव करते हैं, जबकि हमारे गाड़ी का हेडलाइट 200 मीटर 250 मीटर तक जाता है, तो वो जो लाइट है या जो प्रकाश है हमारे कार का, वो हमें ये बताता है कि रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ कोई व्याधा है। तो आप आपके गाड़ी का संचालन उस हिसाब से करते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या ऐसे अवसर आएंगे कि आप आपके जीवन को और कारगर कर सकते हैं, या क्या आपके जीवन में आपदाएं या आप किसी प्रकार के विरोध आ सकते हैं। तो आपको उस प्रकार से अब अपने जीवन का जो आपके कार्य क्रियाकलाप है उसको आप ठीक से स्टीयर कर सकते हैं। जब बात आती है कि ज्योतिष कितने प्रकार के हैं, तो इसमें दो मुख्य होते हैं। एक को हम बोलते हैं गणित ज्योतिष और एक को हम बोलते हैं फलित ज्योतिष। अब इसमें भी क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको जानना है, आपको किसी राष्ट्र के बारे में जानना है, आपको किसी समूह के बारे में जानना है, आपको किसी संस्था के बारे में जानना है, किसी राष्ट्र नेता के बारे में जानना है, किसी खेल के टीम के कप्तान के बारे में जानना है, या टीम यशस्वी होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानना है। तो उसमें क्या होता है कि फलित ज्योतिष में भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक को हम बोलते हैं मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष में जितने भी राजनीतिक भौगोलिक क्रियाकल्प होते हैं, विश्व के अंदर उठापलट होती है, वो हम मेदिनी ज्योतिष के द्वारा जानते हैं।
एक को हम बोलते हैं होरा शास्त्र। उसमें क्या होता है कि एक कोई सवाल पूछा जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्रश्न कुंडली। आप उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, जिसकी अवधि लगभग 45 दिन की मानी गई है, क्योंकि वो चंद्रमा से संचालित होती है। एक होता है अंग सामुद्रिक, आपके शरीर की रचना कैसे है, आपकी बाल की राख रखाव कैसी है, आपके शरीर की गंध कैसी है, आपके शरीर के स्त्राव का है, उस स्त्राव का क्या गंध दुर्गंध आती है, उसके हिसाब से उससे उसका वर्णन किया जाता है। एक होता है पामिस्ट्री या हस्तशास्त्र, हस्तकला। तो आप जो पामिस्ट्री होती है या हस्त रेखाओं से आप जो फलित बताते हैं, तो उसको हम पामिस्ट्री या हस्तरेखा के विज्ञान के हिसाब से जानते हैं। एक होता है अंकशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, कि अलग अलग नंबर हैं। जैसे हम भारत में 9 ग्रहों को लेते हैं, वैसे ही 1 से लेके 9 अंक है। वो हर अंक का हर ग्रह के साथ में एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है कि उस ग्रह की प्रॉपर्टीज उस अंक के अंदर आ जाती है, उसकी गुणवत्ताएं आ जाती है। कि मान लीजिए 1 नंबर से सूर्य है, 2 से चंद्रमा है, 3 से गुरु है, 4 से राहु है, 5 से बुध है, 6 से शुक्र है, 7 से केतु है, 8 से शनि है और 9 से मंगल है। तो उसका वो एक अलग विज्ञान है। पर इन सारे जो फलित के हमारे तरीके हैं, उसके अंदर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं नष्ट जातक। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास में उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम, उसकी जन्म की तारीख नहीं मालूम, समय नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, तो उस आदमी का भविष्य कैसे देखा जा सकता है, या उसको किस हिसाब से आप उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आने वाले जीवन में क्या व्याधियां उसको आएंगी, क्या आपदाएं उसको झेलना पड़ेंगी, या क्या विरोध उसके आसपास हो सकते हैं। तो आप उसको नष्ट जातक के हिसाब से, यानी आप अगर वो व्यक्ति को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो जिस वक्त वो व्यक्ति आपको पहली मर्तबा आया या उसने सवाल पूछा, तो उस वक्त का जो आपकी घटी या पंचांग के हिसाब से ग्रहों की स्थिति होगी, उसके हिसाब से उसका भविष्य वर्णन किया जा सकता है। सर, अभी आपने ज्योतिष के प्रकार के बारे में बताया कि एक तो अंक ज्योतिष है, दूसरा आपका हस्तरेखा पामिस्ट्री है, तीसरा आपने बताया मेदनी ज्योतिष। मेदनी ज्योतिष मैं नहीं जानता था, लेकिन आपके टर्मिनोलॉजी में हमने ये जाना कि मेदनी ज्योतिष से भी बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं की जा सकती हैं। लेकिन हमने एक चीज और देखा है सर, कि लोग दूसरे को देख करके बोलने लगते हैं, आपके जीवन में ऐसा घटा होगा, ऐसा हुआ होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये इसका क्या, बोले कि हम तो मस्तक देख के पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा भी ज्योतिष विज्ञान में है? हाँ, अंग सामुद्रिक एक जो शास्त्र अपन ने बताया जी, कि आपके शरीर के जो अवयव है जी, आप उनके ऊपर से उसका भविष्य वक्तव्य कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक विज्ञान है, और जो हमारे प्रारब्ध की या विधि का विधान है, क्या जो दैवीय आपके साथ में जो होने वाला है, वो एक प्रकार की स्क्रिप्ट होती है, एक प्रकार की लिपि होती है। कि अगर मान लीजिए आपको तमिल लिपि आती है तो आप तमिल पढ़ सकते हैं, आपको तेलुगु आती है आप तेलुगु पढ़ सकते हैं, आपको देवनागरी आती है तो आप देवनागरी पढ़ सकते हैं। तो देवनागरी पढ़ सकते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि मराठी, हिंदी, संस्कृत उस नॉर्मली देवनागरी में लिखी जाती है। उसका हो सकता है कि शाब्दिक अर्थ आपको नहीं मालूम हो, पर आप उसको पढ़ सकते हैं। उसी हिसाब से ये अलग अलग जो ज्योतिष के प्रकार हैं या फलित की पद्धतियां हैं, वो अलग अलग स्क्रिप्ट की तरीके से, अलग अलग लिपियों की तरीके से, अगर आप वो लिपि जानते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपको अंग सामुद्रिक आता है, तो आप जो ललाट है, आपकी माथे की जो रेखा है, उन रेखाओं को देख करके उस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो बॉडी का ओडर होता है, आपका जो अपने अंग का जो गंध होता है, उसके ऊपर से भी भविष्यवाणियां लोग करते हैं। आपके नाखून हैं, तो नाखून किस प्रकार के हैं,
नाखून का रंग कैसा है, उसके ऊपर कितने धब्बे हैं, उसके ऊपर से भविष्यवाणियां की जाती हैं। अगर आपने देखा होगा चिकित्सा विज्ञान में भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके हाथ देखते हैं, नाखून देखते हैं, तो वो आपको अब उस पर्टिकुलर रोग का निदान करने में उनको सहायक सिद्ध होता है। मेरा ये कहना था कि जैसे इतने आपने प्रकार बताए और आपने अभी जो जोड़ा कि अगर उसको उस लिपि का जानकार है तो पढ़ लेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग विषय है, अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग इसके विद्वान हैं। अच्छा, अगर हम इन सबको मिला लें तो क्या एक्यूरेसी, उसकी जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, एक्यूरेसी उससे और अच्छी होगी या कम? देखिए क्या होता है कि जैसे चिकित्सा विज्ञान है, जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, सर्जरी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी, आपको गायनेकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ऑर्थोपेडिक्स पढ़ाया जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ाई जाएगी। पर जैसे ही आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर पता चलेगा कि ये मास्टर ऑफ सर्जरी हो गया, ये मास्टर ऑफ मेडिसिन हो गया। आज के जमाने में आप देखेंगे सुपर स्पेशलिटी हो गया कि उसके आगे की हृदय रोग विशेषज्ञ है वो अलग है, पर उसमें शल्य चिकित्सा करने वाला अलग है और निदान करने वाला अलग है। एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, एक यूरोलॉजिस्ट है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो क्या होता है कि विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसके लिए आपको एक अलग तरीके के कौशल्य की जरूरत होती है और वो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके आपका कौशल्य बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस विषय के बारे में, कि अगर मान लीजिए आदमी ने सिर्फ वैदिक ज्योतिष पढ़ा है तो थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जान सकता है, थोड़ा बहुत हस्तरेखा भी जान सकता है, थोड़ा बहुत वो अंक विज्ञान भी जान सकता है, पर वो उसके अंदर तज्ञ नहीं हो सकता है। उसको तज्ञ होने के लिए उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और उसके अंदर उसको उसकी स्पेशलाइजेशन या तज्ञता प्राप्त करनी पड़ेगी। अब हम सिर्फ एक विषय पकड़ के चलते हैं, अंक जो आपने अभी इसमें जोड़ा भाषा की बातचीत, कि अगर वो लिपि आती है तो आदमी पढ़ लेगा। अगर आपको अंक ज्योतिष के बारे में जानकारी है तो आप अंक ज्योतिष के थ्रू आप उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। तो सबसे सटीक कौन सा? जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति जानता है। वैसे मैंने ये प्रयत्न किया है, मैं विद्यार्थी रहा हूं ज्योतिष शास्त्र का, वैदिक ज्योतिष का, तो मैंने वही कहा आपसे कि कोई भी विज्ञान गलत नहीं होता है, पर वैज्ञानिक गलत हो सकता है। अगर मेरी स्पेशलिटी या मेरी खूबियां अंक विज्ञान में नहीं है तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, मोटा मोटी में बता सकता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 नंबर से हम सूर्य के बारे में बता सकते हैं, 9 नंबर से मंगल के बारे में बता सकते हैं, 3 नंबर के बारे में हम जुपिटर के बारे में या गुरु के बृहस्पति के बारे में बता सकते हैं, 2 नंबर से हम चंद्रमा के बारे में बता सकते हैं, 5 नंबर से हम बुध के बारे में बता सकते हैं। क्या? पर जितना आप वैदिक ज्योतिष के अंदर अगर वो व्यक्ति जानकार है, वो जितने खुल के या जितना गहराई से उस अपने डायरेक्शन में जाएगा, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कहेंगे कि आप हड्डी जोड़ दो तो मोटा मोटी तो कर लेगा, पर वो स्पेशलिटी नहीं कर पाएगा। सर ने अभी ये कहा प्रोफेसर साहब ने कि अगर हमको लिपि आती है, भाषा आता है, तो हम कोई भी ज्योतिष का जो विधाएं हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। मेरे मन में सिर्फ एक बात आई, और एक आध बार ऐसा घटना घटा भी है कि जैसे कि अपने जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं होरा शास्त्र, घटी, पल, और जब हम उसको मॉडर्न अंग्रेजी में देखते हैं तो वहाँ आवर्स, मिनट, सेकंड, तो ये जो गणना है, तो क्या ये दोनों का मिक्सअप करते हैं आप, या वास्तव में आधुनिक जो मैथमेटिक्स है उस पर आपका निर्धारण है? देखिए क्या होता है कि जिसको अपन कहते हैं ना कि मंजिल एक है पर रास्ते अलग अलग हैं।
तो आप किस रास्ते से जा रहे हैं और किस रास्ते पे जाने के लिए आपको क्या संसाधन उपलब्ध है। कि मान लीजिए आपके पास में एक सपाट रोड है, तो आप पैदल भी चल सकते हैं, आप स्केट लगा कर भी जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला आपको कि आप अगर रास्ता सुगम है तो आप सुगम रास्ते पे आपका संसाधन जैसा भी है आप उसको आराम से उस रास्ते को तय कर सकते हैं। उस प्रकार से ही ज्योतिष में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक आदमी है जो वैदिक ज्योतिष फॉलो कर रहा है, तो वैदिक ज्योतिष जो रहता है वो 12 राशियां और 9 ग्रहों के ऊपर आधारित है। अब जो आपने बताया कि होरा शास्त्र के बारे में, तो क्या है कि हर एक के टाइम की अपनी अपनी इकाई होती है। जैसे हमने कहा कि भाई 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और फिर 60 सेकंड होते हैं। तो वैसे ही कितनी घटी, कितने पल, कितने विपल, ये हमारे वैदिक ज्योतिष में होते हैं। पर आजकल क्या हो गया है कि सुविधा के लिए जो जब से कंप्यूटरीकरण हो गया है, तो जो हम घड़ी इस्तेमाल करते हैं वो हम 24 घंटे की घड़ी इस्तेमाल करते हैं। हम जो हाथ में भी रिस्ट वॉच बनाए हुए वो है, चाहे वो आपके मोबाइल की घड़ी हो, चाहे आपके कार के अंदर लगी हुई घड़ी हो, तो वो 24 घंटे के हिसाब से चलते हैं। तो गणित कोई भी गलत नहीं है, पर आसानी से जो कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं, गणना करने में जिसमें आसानी होती है, तो वह आप बिल्कुल सटीक जन्मपत्री बना सकते हैं अगर आप 24 घंटे वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यह नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो होरा वाला जो घट पल्ल विपल का जो था वो गलत था। इकाई वो भी है, पर आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आप दोनों को अलग अलग करके ही देखना पड़ेगा। अगर आप पुराने जमाने का टेबा भी रखेंगे तो उसमें लिखा होगा 26 घटी, इतने पल, इतने विपल। आज के टाइम पे AM PM लिखा रहता है, या लिखा रहता है भाई 23:10, यानी रात को 11:10। तो ये फर्क होता है, बाकी कोई विशेष फर्क नहीं होता। जो वैदिक गणित है और आज का जो मॉडर्न गणित है, अब आपने कहा कंप्यूटर को भी अगर आप हिंदी करें तो लाइक संगणक, गणना करता है। हाँ, उसका हिंदी यही हुआ। तो हमारा सिर्फ इतना है कि जो गणना हमारा है, विधि तो वही है, विधि वही है। अगर आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम घटी पल विपल से हो जाए तो वो उतना ही सटीक होगा जितना ये आवर्स का या AM PM का होता है। लोग जो है, हम लोग बोलते हैं गऊ, गाय, वो लोग कऊ बोलते हैं, COW। तो ये जो भाषांतर है, इसका क्या ज्योतिष पे कोई असर आता है? नहीं, इसका भाषा से अंतर नहीं आता है। ये क्या होता है कि जिसको हम डायलेक्ट बोलते हैं, ये जो हमारी भाषाएं हैं, इस भाषाओं के जो उच्चारण है, मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि मोटा मोटी भारतीय भाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हमको बोलना है हिंदी में राम का लड़का, तो इसको मराठी में बोलेंगे रामचा लड़का, गुजराती में बोलेंगे रामना लड़का, पंजाबी बोलेंगे रामदा लड़का। तो जो फर्क आता है तो मतलब वही है। और मोटा मोटी आप देखेंगे कि ज्यादा भाषाओं में विशेष फर्क नहीं है। तो हम फिर उसी विषय पर आ रहे हैं कि होरा और आवर। क्या होता है कि होरा और आवर से में अलग अलग चीजें हैं। होरा एक अलग शास्त्र है। होरा शास्त्र वो होता है जिसको अपन बोलते हैं ना कि साहब हमारी प्रश्न कुंडली किया है, वो होरा शास्त्र के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, होरा में जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि 30 पल होते हैं, पल होते हैं, विपल होते हैं, घटी होती है, 24 घंटे होते हैं। तो मतलब उसका भी कैलकुलेशन आप उसमें क्या हो गया ना कि मिनट और सेकंड, तो वहां पल और विपल होते हैं। तो आपको उसकी घटनाएं उस हिसाब से करना पड़ती है, और वो शुरू होता है सूर्योदय के टाइम से। और हमारा जो चलता है वो 0 आवर के हिसाब से चलता है। रात को 12 बजे दिन बदल जाता है। एक वो है रात को 12 बजे वाला और एक है सूर्योदय वाला। तो मैंने क्या कहा आपसे कि विज्ञान वही है कि भाई मंजिल है, आपको आदमी को जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन देना है, कोई उसको मार्गदर्शन करना है। तो ज्योतिष
ठीक है ना, ईश्वर की ज्योति है, वो लाइट है। अब उस लाइट में आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई तेरी जीवन में ये घटनाएं हो सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको वो संस्कृत का श्लोक बताया, उस श्लोक का मतलब ही ये है कि ग्रहाणि फलचारेण सूचयन्ति मनीषिणा को वक्ता तारतम्यस्य तेमकम वेद संविना। तो मतलब ब्रह्मा जी के अलावा एग्जैक्टली क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हाँ, पर यह बताया जा सकता है कि यह समय आपके लिए कठिन है, आपको इस समय में ये चीजें होंगी। आपको यह भी बताया जा सकता है, एक क्रोमोथेरेपी के नाम के या होता है कि रंग के हिसाब से, क्योंकि हर ग्रह का एक अलग रंग होता है, वैसे ही हमारे जो शब्द होते हैं उन शब्द का भी अंक ज्योतिष में महत्व है। जैसे ए से लेकर जेड तक 26 अंक है, तो एक एक अंक का एक एक फ्रीक्वेंसी है। कि आपका नाम मान लीजिए चंद्र कुमार है, तो आपके जो जो नाम है उसके हिज्जे हो गए CHANDRA वगैरह वगैरह। पर अगर वो आपका मूलांक और भाग्यांक, मतलब आपकी जन्म तारीख, फिर आपकी जन्म तारीख, आपका महीना और आपका साल, उसको मिला करके जो अंक आया है, उसके अंदर कोई विरोधाभास हुआ तो आप अपने हिज्जों को, स्पेलिंग को बदल के अलग अलग कर सकते हैं। आपका मोबाइल का फोन नंबर है, सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं आप? अगर मान लीजिए मोबाइल का फोन नंबर है आपका कि 9910274802 मान लीजिए, उसको आप एक सिंगल डिजिट में कर लिए, सबको जोड़ करके एक नंबर में ले आइए। अगर मान लीजिए कि वो अंक आपके मूलांक या भाग्यांक के साथ में मेल नहीं खाता है, तो हो सकता है कि वो फोन आपके लिए बाधा तय हो। पर अगर वो नंबर आपका बराबर मैच कर रहा है, वो आपको सहायक हो रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको सहायक सिद्ध हो जाए। जैसे मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि जो प्रसिद्ध पत्रकार हो गए अकबर साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें अकबर के टाइम से आया है कि भाई वो कौन से कलर का अचकन पहने, आज के दिन कौन सा नग पहने, वो इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास रखते थे। विश्वास अलग हो गया, जो बात आप बता रहे हैं। नहीं, विश्वास तभी होगा ना सर कि जब तक उनको उसकी प्रचिति नहीं होती, अनुभव जब तक उनको उसका अनुभव नहीं आता है, तो अनुभव से ही कोई चीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या होता है कि शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विवेक, कौशल और आपकी मेधा, ये सब अलग अलग है। तो कुछ ज्योतिष जो होते हैं उनको थ्योरी तो सिद्धांत मालूम है, तो उनको शिक्षा ली है, तो उनको ज्योतिष के बारे में सब मालूम है। पर क्या वो भविष्य कर बता सकते हैं? वो कब बता पाएंगे? जब उसको उन्होंने पढ़ा है, उसका अनुभव हो। कि मान लीजिए आप आपकी जन्म पत्री मेरे पास लेकर के आते हैं, मैं आपको कुछ आपके बारे में बताता हूं, आपको सारी सटीक चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को ये जो मैंने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव आया कि नहीं यार, चंद्र कुमार जी को इसका अनुभव ठीक आया, तो ये शास्त्र जो है ये मोटा मोटी ठीक है। फिर मैं अपने ऊपर अनुभव करता हूं, मेरे परिजनों पे अनुभव करता हूं, और उसको मैं तालमेल करके देखता हूं कि हाँ ये चीजें होती चली गई। तो हमको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, ये पक्का विज्ञान है, ये चीजें होती हैं। पर विज्ञान भी किस चीज के ऊपर बराबर डिपेंड करता है कि वो आपके पास में उसकी सारी जानकारी है। अगर आदमी को मान लीजिए जन्म तारीख पता ना हो, जन्म तारीख गलत हो गई हो, फिर क्या करोगे आप? तो इसमें भी ज्योतिष में ऐसा है कि आप शोधन कर सकते हैं आपके जन्म समय में। कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी 30-40 साल की उम्र हो गई है, तो उसके जीवन में कटु समय भी आए होंगे, अच्छा समय भी आया होगा, शारीरिक पीड़ाएं भी हुई होंगी। अगर उसको वो घटनाएं मालूम है, तो आप उन घटनाओं को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ पे जा सकते हैं और उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। जो बीत गया, हाँ, जो बीत गया नेचुरली, जो बीत गया, हाँ, और वर्तमान और भविष्य। तो अब उसमें क्या होता है कि हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती है कि जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो जरूरी नहीं है कि दुनिया के लिए अच्छी हो। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का
शल्य चिकित्सा हुई। ये घटना अच्छी हुई या बुरी हुई? जी, प्रश्न है आपका। आपने तो पूरा, पर मान लीजिए कि एक कर्क रोग का भाग उसने हटा दिया, उसके जीवन के आयु बढ़ गया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, उसको आनंद आ गया, तो वो चीज अच्छी हुई या खराब हुई? तो अच्छी हो गई। तो क्या होता है कि जैसा आदमी का भविष्य के बारे में बताते हैं, तो उसमें एक होता है भाग्य और एक होता है प्रारब्ध। जो आपने क्रिया की है उसका भी एक अपना भाग्य होता है। कि मान लीजिए एक आदमी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, ताजीरात हिंद दफा 302, उस आदमी को या तो फांसी होगी या लाइफ लॉन्ग की सजा होगी। पर अगर वो व्यक्ति उग्रवादी होता है, टेररिस्ट होता है, तो उसी व्यक्ति को उसी कार्य के लिए अशोक चक्र भी दिया जा सकता है। वीरता पुरस्कार मिले हैं ना लोगों को, बच्चों को भी मिलते हैं 26 जनवरी के दिन कि इन्होंने ये वीरताएं की। उस प्रारब्ध से क्या करेंगे? आप देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे, वो देशद्रोह में फांसी चढ़ गए। शेख मुजिबुर रहमान बंगबंधु, अगर बांग्लादेश नहीं बनता तो बंगबंधु नहीं बनते, उनको उस देश में फांसी दे दी जाती। तो इसमें क्या है सर कि जो हम भविष्य की बात करते हैं वो स्थान काल पात्र पे भी डिपेंड करता है। किस स्थान पे किस समय पे क्या घटना घटी, तो वो किसके लिए कैसी थी। तो मान लीजिए कि हम अगर किसी की जन्म तारीख नहीं है या गलत मिली हुई है, उसकी भविष्यवाणियां ठीक नहीं निकल रही है, तो हम उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं कि भाई 30-40 साल की उम्र हो गई है, तो तुम्हारा विवाह हुआ, ये शुभ हुआ या अशुभ हुआ। तो ये वही बता सकता है ना कि विवाह के बाद में तरक्की हुई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो वो घटना अच्छी हुई। पर विवाह के बाद में आदमी बर्बाद हो गया, तलाक की नौबत आ गई, तो वो घटना अच्छी हुई या बुरी हुई? खराब हुआ। तो वो हर व्यक्ति विशेष की अलग अलग चीजें होती है, जिसको हम बोलते प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सरल, सहज, स्वाभाविक, जो हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। आज हमारे प्रोफेसर साहब ने इसको बहुत सरलीकरण किया, और जरा सा आप लोगों का समय भी ज़्यादा लगा, लेकिन हमारा विश्वास है कि आपको हमारा चैनल, हमारे प्रोफेसर साहब पसंद आने चाहिए, और इनकी बातें सबसे ज़्यादा जरूरी आपको समझ आनी चाहिए। जय हिंद।